हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। और आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब एक बात तो मैं पहले यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं वो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं और इन्हीं रूपों को हम कहते थे अपर रूप। मैंने एक दिन का आपको पढ़ाया भी था। और अपर रूपता किसे कहते हैं? तो जो ये पदार्थों के अलग अलग रूप दर्शाने के गुण होते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है अपर रूप, ये हमारी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। अब कैसे जुड़ी हुई है तो आइए देखते हैं। तो मेरी उम्मीद है आपको पिछले वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही हमारा अपर रूप है क्या? हीरा। देखिए, मैंने आपको बताया था कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टली और एक होता है अक्रिस्टली। तो क्रिस्टली तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन अक्रिस्टली को मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? ये कार्बन के ऐसे अपर रूप होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसे कोयला हो गया, आप कोयले को तोड़ेंगे तो उसके जो कण प्राप्त होते हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप, तो उसमें उनके जो कार्बन की बंधन होगी ना, वो अलग अलग होगी, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप की, ठीक है ना। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? तो ये कार्बन के ऐसे अपर रूप होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहेंगे। मतलब चाहे उनके जितने छोटे टुकड़े कर लें, कार्बन की स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। बड़े आकार में ज़्यादा दूर तक रहेगी, छोटे आकार में थोड़ी दूर तक रहेगी, लेकिन जो कोण होंगे या मान होंगे वो सारे क्या होंगे? एकदम फिक्स होंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हीरा से। तो हीरा क्या है भाई? तो हीरा या कार्बन का कैसा अपर रूप है? क्रिस्टली। क्रिस्टली का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी भी बताया, इसमें कार्बन परमाणु क्या होंगे? एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। अब कैसे व्यवस्थित होते हैं ये मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है, तो ये इस तरह जुड़ा रहेगा, ठीक है, इधर इधर यहाँ पर। फिर इसी तरह इसमें से भी निकलेगा, इस तरह हो जाएगा यहाँ पर। यही बात यहाँ वाले में भी होगी, इस तरह। तो ये सारी आकृतियां किसको डिफाइन करती हैं? ये आपकी कार्बन परमाणु की व्यवस्था को दर्शाती हैं। तो इस तरह कार्बन परमाणु जो रहेगा वो व्यवस्थित रहेगा, किसमें? हीरे में। अब बात कर लेते हैं किसमें? दूसरी पॉइंट की। तो दूसरी पॉइंट हमारी क्या है? इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पहला कार्बन। ये कितने से जुड़ा है? तो देखिए, एक ऊपर कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ पर है ना डॉट, तो यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस कार्बन की स्थिति को देखिए, ये कितने कार्बन से जुड़ गया? 1 2 3 1 4। तो हीरे में क्या होता है कि प्रत्येक जो कार्बन होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा भाई? 4 कार्बन से। ये याद रखिएगा, ये अंतर भी काम आएगा ग्रेफाइट के साथ। तो अभी हम हीरे को देख रहे हैं, तो हीरे को ही समझ लेते हैं। फिर बात आती है सी परमाणु पर संकरण। अब भैया संकरण क्या होता है? तो संकरण जान लीजिएगा, जब कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा के कक्षक का निर्माण करते हैं तो उस घटना को हम कहते हैं संकरण। मतलब असमान कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के कक्षक बनाएंगे तो वो घटना कहलाएगी संकरण। अब आपको संकरण यहाँ पर पढ़ना नहीं है क्योंकि वो 11th की चीजें हैं, फिर भी मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ, आप जानते रहिएगा। देखिए, अगर कहीं भी कार्बनिक यौगिक है, अगर उसमें कार्बन परमाणु एकल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना, तो एकल बंध से जुड़ा है ना, तो ये जान लीजिएगा जब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन से बंध होते हैं? सिग्मा, ठीक है। और इनमें संकरण कौन सा होता है? तो sp3 संकरण होगा। कुल मिलाकर कोई कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वहां पर कौन सा संकरण अपन लिखेंगे? sp3। अगर वही कार्बन परमाणु कितने बंध से जुड़ा है? एक तरफ मान लीजिए 2 से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, और एक तरफ सिंगल से, तो हम इसमें वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड को। तो ये संकरण दर्शाएगा कौन सा? ये कार्बन sp2। मैंने क्या कहा? अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर दर्शाएगा sp3, और अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन तो वो दर्शाएगा sp2। तो कार्बन जो हीरे में था वो तो एकल बॉन्ड से जुड़ा था। अब जान लेते हैं एक और संकरण, वो होता है sp3। मतलब कार्बन परमाणु जब एक तरफ 3 बंध बनाए, मतलब त्रिबंध बनाए, तो ऐसे कार्बन पर जो संकरण होगा ना वो आपका कैसा होगा? sp। तो इस समय हम देख रहे हैं हीरे को, तो हीरे में क्या होता है? तो हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है?
तो 4 से, तो 4 से जुड़ा है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें सारे एकल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, sp3। मेरी उम्मीद है यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। तो ये sp और sp2 को मैं हटा देता हूँ, sp3 से काम चलाना है। फिर दिया आकृति, तो हीरे की जो आकृति होती है ना वो त्रिविम होती है। मैंने बगल में चित्र दे दिया, आप तो वहां पर देख सकते हैं। तो आकृति इसकी कैसी होती है, त्रिविम, मतलब त्रिकोणीय आकृति का रहेगा। फिर दे रहा है क्या, प्रकृति। तो भैया प्रकृति जो होती है ना, आप सबको पता है कि हीरा जो है ना प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है, और कठोर भी और साथ में क्या है, चमकदार है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हीरे की चमक को अगर देखना हो तो उसे अंधेरे में ले जाइएगा। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या हीरे की चमक का कारण क्या होता है, ये जान लीजिएगा। ये काफी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, हीरे की चमक का कारण क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसे याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, न कि अपवर्तन, ठीक है ना। इसको तो याद ही रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने जाना हीरे की चमक का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसमें जो प्रकाश घुसता है ना वो खो जाता है उसी में, वो निकल नहीं पाता, इसीलिए हीरा क्या करता है, चमकदार रहता है। उपयोग कहाँ हीरे का किया जाता है, तो भैया आपको तो जब वही हीरे की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे डायमंड रिंग की बात आ जाती है, वही शादी विवाह में जो मैरिज हॉल में दी जाती है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो आभूषण बनाने में होता है। फिर इसके बाद क्या है, धातुओं में छेद करने में। आपको पता है कि जो हीरा होता है वो काफी कठोर होता है, तो धातुओं को आराम से क्या करता है, वो छेद देता है। फिर इसके बाद बात आती है कांच काटने में। तो आपने बहुत सी मूवी वगैरह में भी देखा होगा, जो कांच के बॉक्स होते हैं जिसमें मतलब ज्वेलरी चोरी करनी होती है, तो वहां पर क्या दिखाया जाता है कि वो एक कटर से कांच पर इस तरह कई बार घुमाते हैं, टक से करते हैं, बस वहां पर होल हो जाता है, तो वो हीरे का ही कटर होता है। तो कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है, किसका, हीरे का। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, चोरी एक अपराध है ना, तो ऐसा काम कभी आप करिएगा मत। अब आगे देखते हैं अपन क्या, ग्रेफाइट को। तो अभी तो आपने हीरे को देखा था, अब ग्रेफाइट क्या है भैया, देखिए कार्बन का ही ये एक रूप है। लेकिन तो मैंने बताया था ना कि जैसे आपके रूप बदलते रहते हैं तो वैसे इनके भी रूप क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसीलिए जब कार्बन के रूप बदलते हैं तो वो हीरा और ग्रेफाइट बन जाता है। तो हीरा तो हमने देख लिया, अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। अब ग्रेफाइट क्या है तो इसे देख लेते हैं। ये भी कार्बन का कैसा अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है, मतलब इसमें भी कार्बन परमाणुओं की क्या होगी, एक निश्चित व्यवस्था होगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। फिर दूसरा क्या है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन से भैया, 3, और हीरे में क्या था, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो यहीं से देखते हैं। फिर आगे परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब जो हर एक कार्बन होगा ग्रेफाइट का वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ेगा, 3 से। फिर बात आती है अगली पॉइंट की कि सी परमाणु पर संकरण। तो ग्रेफाइट में जो प्रत्येक सी होता है ना उस पर संकरण कौन सा होगा, तो sp2 होगा। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, यहां पर मैंने कहा कार्बन 1 और जुड़ेगा कितने कार्बन से, 3 से, 3 कार्बनों से जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम सब में सिंगल बॉन्ड कर दें तो क्या इस कार्बन परमाणु की वैलेंसी पूरी हो रही है, 4 होती है ना, 3 ही हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड चाहे यहां पर हम बना लें, चाहे यहाँ कहीं एक जगह बना लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको संकरण में क्या बताया था कि अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उस पर कैसा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा, यही ना मैंने आपको बताया था। और अगर सिंगल से जुड़ा है, जैसे ये कार्बन सिंगल से जुड़ा है तो यहाँ पर sp3 होता है। लेकिन तो जब ये भी आगे 3 कार्बन से जुड़ेगा तो इसमें देखिए ये कार्बन जब 3 से जुड़ेगा तो देखिए यहाँ तो सिंगल था, हम कहेंगे sp3, लेकिन नहीं, यहाँ पर कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कितने से जुड़ने वाला है, 3 से। तो अगर हम इस कार्बन को देखेंगे तो ये किन किन कार्बनों से जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, एक नीचे और एक इधर। तो कंफर्म है कि एक जगह क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा और वहां पर संकरण कैसा दिखाएगा कार्बन, sp2। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रेफाइट में जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp2 होता है। बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं संकरण आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा, ये 11th की चीज है। लेकिन
अब बात करते हैं आकृति की। तो भैया मोरे आकृति तो आपको यहीं पर दिख रही है, षष्ठकोणीय होती है। कैसे हो रही है ये हमने पढ़ा भी है और कई बार मैंने इमेज भी बनाया है। इस तरह होती है इसकी आकृति, ठीक है। और ये परत दर परत होता है। परत दर परत का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा इस तरह। थोड़ी सी आकृति ये हो गई हमारी क्या, ग्रेफाइट की आकृति। अब बात करते हैं प्रकृति। तो आप सब पेंसिल से लिखते होंगे तो आपने देखा होगा पेंसिल की जो नोक होती है उससे लिखने पर हमारे पर चमकदार क्या हो जाता है, निशान बन जाता है। और ये नर्म होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। आप देखेंगे तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। अगर वही कहीं हीरे का टुकड़ा रहेगा तो क्या आप तोड़ लेंगे? मेरी तो उम्मीद नहीं है। आप हथौड़े से तोड़ेंगे, हथौड़ा ही टूट जाएगा। हाथ से तो तोड़ने की बात ही नहीं उठती हीरे की। बात कर लेते हैं उपयोग की, किसकी, ग्रेफाइट के उपयोग की। तो आपको पता है ग्रेफाइट जो होता है ना वो पेंसिल में प्रयोग होता है भाई, अभी भी मैंने बताया भी था और आप बचपन से ही जानते हैं। और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड क्या चीज है, आपने देखा होगा जो सेल हमारे घर पर प्रयोग होते हैं। सेल प्रयोग होने का मतलब वही निप्पो एवरेडी का सेल नहीं होता है। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा ना, आप जिसका प्रयोग करते हो। तो जब उसको तोड़ते होंगे तो बीच में एक रॉड मिलती होगी काली सी ना, तो वो जो होती है ना वो ग्रेफाइट या कार्बन, वही बात है, उससे बनी होती है। तो उसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। बड़ी बैटरियां जो होती हैं उसमें भी किया जाता है। फिर दे रहा है कृत्रिम हीरा बनाने में। तो कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है तो इस बात को जान लीजिएगा। ग्रेफाइट को ना जब उच्च ताप और दाब पर रखते हैं, मतलब क्या, ग्रेफाइट ही रहेगा आपका, ठीक है ना। ग्रेफाइट को क्या कर देंगे, बहुत अधिक तापमान दे देंगे और बहुत अधिक क्या कर देंगे, संपीड़ित कर देंगे, दबा देंगे। तो उच्च ताप और दाब पर ग्रेफाइट किस में बदल जाता है भाई, कृत्रिम हीरे में। अब इस कृत्रिम हीरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम हीरे का ही उपयोग किया जाता है कांच को काटने वाले कटर बनाने में। आई बात समझ में, कांच को जो काटने के लिए कटर प्रयोग किया जाता है उसी में कृत्रिम हीरो का प्रयोग किया जाता है। ये तो अपन के हो गए कौन कौन अपर रूप, हीरे और ग्रेफाइट की बात। इसके बाद भी 2-3 अपर रूप है, चलिए उसे देख लेते हैं। देखिए ग्रेफीन क्या होता है ना, एकदम ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट में क्या था, कई परतें होती है। इस तरह मैंने आपको बताया था ना, कई परतों द्वारा ग्रेफाइट होता है। मतलब एक परत ये हो गई, इसके नीचे दूसरी परत हो गई, ठीक है, और इसके नीचे तीसरी परत हो गई, इस तरह। तो ये परत दर परत रहता है तो ग्रेफाइट रहता है। लेकिन जब हम यही परत को क्या कर दें, सिंगल कर दें, एकल परत कर दें, तो वो आपका क्या होता है, ग्रेफीन होता है। आई बात समझ में। बात कर लेते हैं फुलेरीन की। फुलेरीन क्या होता है, इसमें कई कार्बन परमाणु मिलकर फुटबॉल जैसी आकृति बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी 60 कार्बन वाली भी होती है और 70 कार्बन वाली भी होती है। इसका मतलब ये है कि 60 कार्बन परमाणुओं का फुलेरीन और 70 कार्बन परमाणुओं का फुलेरीन। तो आई बात समझ में। अब बात करते हैं कार्बन नैनोट्यूब। ये हमारी लाइफ से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसको जानते रहिएगा ना। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, ये भी इसकी तरह क्या कहते हैं, आपके फुलेरीन जैसी ही आकृति होती है, लेकिन ट्यूब की तरह होती है, नली की तरह। इसमें भी कार्बन परमाणु कई ठो मिले होते हैं और काफी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेते हैं। लेकिन जो आकृति होती है इनकी वो काफी छोटी छोटी होती है। लघु सिलेंडर नाम से इनको जाना जाता है, किसे, कार्बन नैनो ट्यूब को। और इसमें भी वही बात है, कार्बन कई जुड़कर जाली जैसी संरचना बनाते हैं, लेकिन काफी क्या करते हैं, छोटी छोटी एकदम बहुत बारीक संरचना बनाते हैं। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इसी नैनो टेक्नोलॉजी के तहत, नैनो टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा, 10⁻9 मीटर की बात की जा रही है, काफी छोटी वस्तुओं की बात की जाती है। तो जो ये नैनो ट्यूब होते हैं ना, इनका उपयोग एक कोशिका में इंजेक्ट करने के लिए औषधियों को किया जा सकता है। मतलब हमारी कोशिकाएं काफी छोटी होती हैं, आपको पता होगा। अगर बाय द वे वहां पर कोई बीमारी है तो हम इन्हीं लघु सिलेंडर के द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन के नैनो ट्यूब द्वारा वहां पर क्या पहुंचा सकते हैं, दवाओं को पहुंचा सकते हैं। आई बात समझ में, ये इतने छोटे होते हैं, कोशिकाओं में पहुंचा सकते हैं दवा को। अब बात आ जाती है कुछ और चीजों को। तो देखिए भैया, नैनो ट्यूब जो होती है ना, अगर इनसे तार बनाए जाए, काफी बारीक तार बनेंगे, बाल से भी पतले नैनो ट्यूब के तार बनते हैं, और इनसे जानते हैं हजारों किलो का वजन उठाया जा सकता है।
आप सोच रहे होंगे इतनी मोटी रस्सी या जंजीर से तो उठते नहीं, इनसे कैसे उठ जाएंगे? तो आप जान लीजिएगा नैनो ट्यूब काफ़ी मजबूत होती हैं, इनसे भारी से भारी वजन उठाया जा सकता है। तो पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आए थे, तो आइए उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि सर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि अमोनिया की संरचना कैसे होती है। तो देखिए भैया, हम अगर अमोनिया की संरचना बना लेना तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आपकी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन एटम इसमें कितने? एक है, तो नाइट्रोजन अपन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 हैं, तो 3 दिशाओं में इन्हें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो भैया नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, ये बटता है 2 और 5 में। इसको कितने की जरूरत होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए? 3 की। अब बात कर लेते हैं अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में कितना होता है भैया? 1। इसे 2 बनाने के लिए 1 चाहिए होता है, यही हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पहले 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को 3 का साझा करना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने किन के ओर करेगा? एक एक हाइड्रोजन की तरफ। तो भैया ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ये साझा करने के लिए उधर है, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह कर दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब हाइड्रोजन के कितने लेने हैं अपन को? एक ही। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, और ये इस हाइड्रोजन का। अब देखिए हमारे बंध बन चुके हैं, सहसंयोजी बंध बन चुके हैं। आप चाहे तो इसे घेर सकते हैं, तो घेर लेते हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन के 2, इसमें भी हाइड्रोजन के 2, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन भैया का देख लेते हैं भैया कितना हो गया। देखिए इसका भी 8 हो गया। संरचना बनाते हैं तो क्या बनती है हमारी? जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही सबको फिर से लिख लेते हैं भाई। ठीक है ना? तो देखिए इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन में कितने का साझा हुआ भैया? 1 1 का, तो बनता है हमारा एकल बंध। नीचे देखिए 1 1 का साझा हुआ, तो ये भी बन गया हमारा एकल बंध। ऊपर भी 1 1 का साझा, तो ये बन गया एकल बंध। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन खाली है ना, इनका साझा किसी से नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अष्टक पूर्ण करने में भाग लिया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का बनाने में ये भी तो भाग लिए हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के युग्म जिन्होंने अष्टक तो पूर्ण किया हो, अष्टक पूर्ण करवाया हो या किया हो, लेकिन खुद किसी के साथ आबंधित न हुए हों। आबंधित मतलब जुड़े ना हो। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जिसका साझा किसी के साथ ना हुआ हो परंतु अष्टक बनाने में भाग लिया हो, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? ठीक है, तो दोनों टॉपिक आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात आती है किसी के और क्वेश्चन आज के वीडियो में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अब भी ये समझ में नहीं आया हो तो फिर दोबारा पूछिएगा, फिर से बताऊंगा, मेरा काम ही यही है। ठीक है ना? तो चलिए बस, टाटा बाय बाय।